सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने पिछले 2 प्रकरण में अपनी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में हमने कृतिका पाठ्य पुस्तक का पाठ माटी वाली शुरू किया था। हमने आपको सबसे पहले भाग 1 वाले प्रकरण में हमने उसके सारांश और कुछ चित्रों के माध्यम से आपको कहानी को बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया था, और दूसरे भाग में हमने उसमें आपको पाठ का आदर्श पाठ कराकर कुछ अंश पाठ का समझाया था। आशा करती हूँ आपको जितना भी पाठ आपको अब तक पढ़ाया है वो आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हम आगे के पाठ का आदर्श पाठ करेंगे और समझेंगे। हमने आपको बताया था कि माटी वाली कौन से शहर से है? सेमल का तप्पड़ मोहल्ले, टिहरी शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले से है, और वह बहुत गरीब औरत है और वह वहाँ पर माटी बेचने का कार्य करती है, लाल माटी, जिससे लोगों के घरों के चूल्हे और लिपाई का कार्य किया जाता है। उसका उस शहर में कोई भी प्रतिद्वंदी मीन्स कोई भी साथी नहीं है। अगर वह एक भी दिन किसी के घर मिट्टी देने ना जाए तो लोगों के घरों के चूल्हे भी नहीं जलते। और उस शहर में अगर कोई नया किराएदार या मकान मालिक भी आता है तो वह उसकी जान पहचान उससे भली भांति हो जाती है, क्योंकि उस मात्र शहर में वही एकमात्र माटी बेचने वाली है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल्डले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर का इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपर ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन को ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई आई। ये हमने इतना पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ 44 के तीसरे गद्यांश से कि ले सद्दा साग कुछ नहीं अभी इस चाय के साथ निकल जा। वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू से उसने उसके अंदर रखी गर्मा गर्म को ठंडा करके सुसु करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुलगने लगी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो एक गांव वाली में उनके घर वो मिट्टी देने गई थी, और जो उसकी मालकिन है वो उसके लिए चाय ले आती है और साथ में 1-2 रोटी भी दे देती है। माटी वाली ने खुले कपड़े, जो सिर पर वो कपड़ा बांधे हुए थे डिल्ले को, उसके खुले हुए कपड़े के छोर पर गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया चाय का। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सुसु करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। चाय बहुत गर्म थी, पीतल के बर्तन में वैसे ही चाय बहुत गर्म रहती है, तो उसने क्या किया, लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे वह चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। तब तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में, और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते गिलास। वो जिस पीतल के गिलास में चाय पी रही थी उसके आधार पर वो बोलती है कि मतलब आजकल तो कोई पीतल के गिलासों को अपने घर में संभाल कर नहीं रखना चाहता, और तुमने अब तक इसमें रखे हुए हैं। ठकुराइन जी, भूख भी तो एक साग की तरह होती है बुढ़िया। वो बोलती है ठकुराइन, भूख मीठी कि भोजन मीठा, कि भूख मीठी होती है कि भोजन मीठा। भूख मीठी और भोजन मीठा से तात्पर्य है बच्चों कि भूख मीठी, अगर हमें भूख लगी हो और कुछ भी खाने को मिल जाए तो हमारे लिए भूख मीठी हो जाती है। और भोजन मीठा कि अगर हमारा कुछ अच्छा खाने का मन हो वो हमें मिल जाए तो भोजन मीठा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना भूखा होता है वो जो खाना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर उसे वो मिल जाता है तो उस समय उसकी भूख बर्दाश्त जो नहीं कर पा रहा था वो भूख को बर्दाश्त कर लेता है, उसका पेट भर जाता है, तो उसके लिए वो भूख मीठी हो जाती है। उस टाइम उसको भोजन मीठा
नहीं लगता। लेकिन अगर हम अपने चाव से हमें भूख ना हो और अभी भोजन कोई खाने के लिए दे दें तो वो कभी कभी भोजन जब भरे पेट पे भी हम कोई अच्छी चीज़ लगती है तो हम वो भी खा लेते हैं, तो भोजन मीठा हो जाता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? वो बोलती है बुढ़िया ठकुराइन से, क्या तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। और वो कहती है कि अब पूरे बाजार में ये गिलास कहीं और नहीं मिल सकते। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई में हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन कहती है, इनके खरीदार, इन पीतल के गिलासों के बर्तनों के खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। वो खरीदना चाहते थे ये पुराने बर्तनों को, लेकिन पुरखों की गाड़ी कमाई से मतलब है कि जो हमारे बड़े थे उनकी जो कमाई थी, मीन्स वो कैसे मेहनत करके दो पाई जोड़कर उन लोगों ने ये बर्तन इकट्ठे किए होंगे और आज मैं इनको कौड़ियों के दाम बेच दूं तो ख़रीदार तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो बात नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। इसलिए पुरखों ने जिस मेहनत के साथ उन्होंने इन बर्तनों को इकट्ठा किया है, कैसे कैसे उन्होंने पैसे कमाए होंगे और उनको 2 मिनट में ये हराम के भाव में बेचने को मेरा दिल बिल्कुल भी गवाह नहीं देता। मेरी दिल गवाही नहीं देता कि मैं इन बर्तनों को बेच दूँ। हमें क्या मालूम कैसे तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ें रखने के बजाय मन मसोच कर 2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। वो उससे कहती है कि पता नहीं, मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा, वो मालूम नहीं कर पा रही है, मालूम नहीं पड़ रहा है कि कैसे तंगी के दिनों में, कि उन दिनों कितनी तंगी हुआ करती थी, पैसों की कितनी कमी हुआ करती थी, कि उन लोगों ने अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट, कि उनको कोई किसी चीज़ को खाने को मन भी करता था वह तब भी उस चीज़ के लिए वो उसका स्वाद नहीं ले पाते थे, वो नहीं खा पाते थे क्योंकि पैसे नहीं होते थे। चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर 2 पैसे जमा करते रहने के बाद कि उन्होंने उस स्वादिष्ट चीज़ को बिना खाए उन्होंने 2 जो पैसे जोड़े हैं और अपनी जीभ पर जो चटपटी चीज़ उनको खाने का मन था वो रखने के बजाय उन्होंने कैसे कैसे ये 2 पैसे जमा किए होंगे और वो 2 पैसे जमा करने के बाद ही उन्होंने ये चीज़ें खरीदी होंगी। ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं है और उन चीज़ों की कीमत हमारे अब नज़रों में नहीं है। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों की अब कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन बात ये है कि वो अपने बड़ों की, अपने पूर्वजों की कमाई को इतनी मेहनत समझ रही है कि उन्होंने कैसे कैसे की, उन्होंने मतलब अपनी कोई स्वादिष्ट चीज़ उनको खाने का मन होगा उन्होंने वो भी नहीं खाई होगी, उसका स्वाद भी उन्होंने जीभ पर रख कर नहीं चला होगा। क्योंकि उन्होंने कैसे कैसे 2 पैसे जोड़कर ये चीज़ें इकट्ठी की होंगी। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। कहती है कि आज जिस भाव में उन लोगों ने उस समय खरीदे थे उस भाव में तो आज कोई चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि ये महंगाई बढ़ चुकी है, दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है। वो कहती है कि आज बाज़ार में जाकर अगर हम इन पीतल के बर्तनों के भाव पूछेंगे तो सुनकर भी दिमाग चकराने लगेगा, क्योंकि हम इतने महंगे बर्तन नहीं खरीद पाएंगे। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं और ये व्यापारी वर्ग जो होता है, खरीदार जो होते हैं पीतल के बर्तनों के, ये हराम के भाव के लगवा कर हमारे से ये सब इकट्ठा करके ले जाते हैं और महंगे में वो अपनी दुकानों पर बेचते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कितने भी बर्तन भांडे क्यों ना हो, ये सब हराम के भाव के इकट्ठा करके हमारे घर से ले जाने को तैयार रहते हैं। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। पहले कांसे के बर्तन भी हुआ करते थे और वो भी आज उनकी भी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, वो भी सबके घरों से गायब हो गए हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। वही बात है ना कि जो लोग बेच देते हैं वो इतनी लंबी बात नहीं सोचते कि मतलब कैसे कैसे उन लोगों ने 2 पैसे जोड़े होंगे, अपनी स्वादिष्ट चीज़ें को टेस्ट भी नहीं करा होगा, और ये लोग आजकल बात नहीं सोचते। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी के। वो कहती है आजकल हम किसी के भी घर जाते हैं तो वहाँ पर ये सब बर्तन, कांसे पीतल के बर्तन तो दिखाई नहीं देते, वहाँ से क्या दिखाई देते हैं? स्टील के बर्तन, भांडे मीन्स बर्तन, कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है और अपनी चीज़ का तो मोह भी बहुत बुरा होता है। मैं सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। वो सोचती है, वो कहती है बुढ़िया कि मतलब मैं तो सोचकर भी पागल हो जाती हूँ कि हम इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम अब जाएंगे भी कहाँ। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगी ही,
पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। मालकिन उससे इतनी बात करते करते बोल रही है कि अपनी चीज़ का तो मतलब इतना मोह बुरा होता है कि मैं कभी कभी सोचकर पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। मतलब कौन बोल रही है बात? मालकिन ठाकुराइन उस बुढ़िया से बोल रही है, माटी वाली से, कि इस अपनी चीज़ का मोह तो हर एक को बहुत बुरा लगता है, अच्छा लगता है, और कोई अपनी चीज़ को छोड़कर नहीं जाना चाहता, और उनको वो शहर खाली करना है। तो वो बोलती कि इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ इस उम्र में। उस बात पर उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए वो बोलती है बुढ़िया माटी वाली, ठाकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं, ज़मीन जायदादों के मालिक में जिनके अपने घर हैं, जिनके अपने खेत हैं वगैरह हैं, वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पड़ जाएंगे ही भाई, वो तो अपना बेच बाच कर कहीं ना कहीं चले जाएंगे। पर मेरा क्या होगा, मैं सोचती हूँ मेरी तरफ तो देखने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि वो अकेली थी, उसका बीमार पति था, और उसके घर में उसकी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं था। चाय ख़त्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। इतने में बात करते करते उसकी चाय ख़त्म हो चुकी थी, और एक हाथ से उसने अपना सिर पर उठाने वाला कपड़ा उठाया, और दूसरे में खाली कनस्तर उठाया, और वह उसके घर से बाहर निकलकर सामने वाले घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले जाने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। अब वो जब सामने वाले घर में गई तो उसको आदेश मिला कि कल उसको उसके घर में किसी भी हालत में मिट्टी लेके ही आनी है, और वहाँ की मालकिन ने उसको यह आदेश देते हुए उसके हाथ में 2 रोटियां भी दे दी। उन्हें भी उसने अपने कपड़े में एक दूसरे छोर में बांध लिया। उसने पहले तो एक रोटी ठाकुराइन के घर से बांधी थी, अब उसने ये 2 रोटियां भी कपड़े के दूसरे तरफ कोने पे उसको बांध दिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुड्ढे के लिए ले जा रही है। लोगों को क्या पता कि वो किसके लिए ले जा रही है, लेकिन लोग जाने तो जाने, उनको पता भी चल जाए कि वह ये रोटियां सिर्फ अपने पति बूढ़े पति के लिए जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। जैसे ही वो रोज घर पहुंचती थी, उसका आसक्त बुढ़ा मीन्स उसकी तरफ बिल्कुल निगाहें गड़ाकर उसके इंतजार करता है, वो उसका बुढ़ा उसकी ओर कातर निगाहों से देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। जैसे वो आती है वो भूख से व्याकुल होता है, और जैसे वो घर में घुसती है तो उसका बुढ़ा उसका इंतज़ार घर पे करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। अब एक रोटी उसके घर से मिली थी और 2 रोटी दूसरे घर से मिली थी, तो वो सोचती है कि आज वो 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले मीन्स उसको खाने के लिए दे देगी। और रोटियों को देखते ही उसके बुढ़े का, उसके पति का जो चेहरा है वो बूढ़े पति का वो खिल उठेगा, अर्थात वह खुश हो जाएगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी साग तो कुछ है नहीं अभी, और साथ में ऐसा ही बोल देगी कि साग सब्जी तो कुछ है नहीं अभी। और जब उसे जवाब सुनाई देगा भूख मीठी कि भोजन मीठा, तब वो बोल रही है कि उसके बाद में उसको सुनाई देगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। अब उसका गांव शहर के पास इतना पास भी नहीं है, कितनी ही तेज़ चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। अभी तक वो अपने आप में सोच रही थी कि ऐसा ऐसा होगा अगर वो घर जाएगी तो। अब उसका गांव शहर से इतना, मतलब जिस शहर में वो मिट्टी बेचने आती है वहाँ से उसका गांव भी इतना पास नहीं है कि वो फटाफट पहुँच जाए। कितना भी तेज़ चल लेगी लेकिन फिर भी कम से कम 1 घंटा तो उसको अपने घर पहुँचने में लगता ही था। रोज़ सुबह निकल जाती थी वह अपने घर से, पूरा दिन माटा कान से मिट्टी खोदने और फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने का बीत जाता था। पूरे दिन में क्या करती थी, सुबह उठती थी, मिट्टी माटा कान जाती थी, मिट्टी खोदती थी, लोगों के घरों में जिन जिनके आदेश होते थे वहाँ मिट्टी पहुँचाती थी, और पूरा दिन उसका ऐसे ही निकल जाता था। घर पहुँचने से पहले रात घिरने लगती थी, और जब वह घर पहुँचती तब रात होने लगती थी। उसके बाद अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज़ में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कोई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। उसके पास रहने के लिए कोई अपना खेत नहीं है, रहने के लिए कोई अपना एक टुकड़ा भी ज़मीन का नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह रहती है, जिसमें वह गुजारा करती है, गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर, गांव का जो मालिक है उसके ज़मीन पर उसने खड़ी कर रखी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज़ में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी का कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है। और उसको सिर्फ इसलिए नहीं झोपड़ी दे रखी है और रहने के लिए जगह नहीं दे रखी है, क्योंकि उस एवज़ पर रहने के लिए भले आदमी के घर पर भी माटी वाली का कोई तरह के कामों के, मतलब उसको कोई ना कोई बेगारी के लिए काम वहाँ पे मिल ही जाता है। नहीं, अब वह गठरी में बदल गए, अपने बुड्ढे को कोरी रोटियाँ नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी में उसे एक प्याज
1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। वो कहती है कि अब एक गठरी, अब नहीं, आज वे गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे की। मतलब उसको नहीं पता था कि उस गठरी में बदल गए अपने बुड्ढे की कोरी रोटी नहीं देगी। वो मतलब गठरी में बदल गई, मीन्स उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, गठरी में बदल गया था वो। उसको मतलब गठरी की उपाधि दे दी गई उसके पति को, उसको नहीं पता था। वो कहती है, सोच रही थी कि अपने बुड्ढे को आज कोरी रोटियाँ सिर्फ खाली केवल सूखी रोटियाँ खाने को नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से 1 पाव प्याज खरीद लिया। उसने कहा कि जो माटी बेचकर जो उसको पैसे मिलेंगे उससे वो 1 प्याज खरीद लेगी, 1 पाव प्याज, और प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। और बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में ये सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वो अपने घर पहुंच रही है। रास्ते में मतलब वह सोचती हुई जा रही है कि उस दिन उसको जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे थे, उसने कहा था कि आज उसको वो कोरी सूखी रोटियां खाने को नहीं देगी अपने बीमार बुड्ढे को, पति को। वह उसको आज 1 पाव प्याज खरीद कर उनको कूट कर और तलकर उससे रोटियां देगी। हो सकता है कि वो 1.5 खाए, हो सकता है वो 2 खाए, अब उसे नहीं, क्योंकि उसे ज़्यादा खाया नहीं जाता। बाकी बची हुई रोटी को वो खुद अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसने खा ली, उसके पेट में जमा हो चुकी है। ये सब सोचते हुए वो घर पहुंची। उसके बुड्ढे को रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके बुड्ढे को रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि उसका जो बूढ़ा पति था वो भगवान के घर जा चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह वह चौंका नहीं। हमेशा जैसे ही माटी वाली घर पहुंचती थी उसका पति उसको देखकर चौंक उठता था, लेकिन आज कोई चौंकने वाला भी नहीं था। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई और उसके पति ने भी अपनी नज़रें अपनी पत्नी की बूढ़ी माटी वाली की तरफ नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। जैसे ही माटी वाली ने देखा कि आज कोई ऐसी हलचल नहीं हुई, उसने उसको छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अब वह अपनी मिट्टी को छोड़कर, मीन्स वह स्वर्ग सिधार चुका था उसका बूढ़ा पति। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। टिहरी बांध के जो पुनर्वास अधिकारी थे उन्होंने पूछा कि वे रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। वो कहता है तहसीलदार कि वो अधिकारी कहता है कि तुम तहसील जाकर अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी वाली बोलती है उससे अधिकारी से कि मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? वो पूछता है। माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरा नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोज़ी है साहब। मतलब उसे प्रश्न कर रहा है कि तू मिट्टी कहाँ से लाती है, तो वो बोलती कि मैं माटा खान से लाती हूँ। फिर बोलती कि माटा खान चढ़ी है तेरे, मतलब माटा खान के तेरे नाम है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। वो बोलती है माटा खान तो मेरा नाम नहीं है, लेकिन मेरी रोज़ी रोटी है साहब माटा खान। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। वो बोलता है बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, जो ज़मीन तेरा नाम है, जो जहाँ तू काम करती है हमें वहाँ का कागज़ चाहिए, हमें तेरी रोज़ी रोटी का कोई कागज़ नहीं चाहिए। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? बुढ़िया परेशान है। वो बोलती है कि उसका पति तो मर चुका है और वो अब बांध अगर बन गया तो उसके बाद वो खाएगी क्या, क्योंकि वहाँ से माटा खान भी हट जाएगा। इस सवाल का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वो बोलता है अधिकारी कि इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी कि तुझे करना क्या है। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। मतलब वो कहता है कि टिहरी बांध के 2 सुरंगों के छेद बंद कर दिए गए हैं। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी का माहौल है, भागदौड़ मच चुकी है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। जितने भी वहाँ शमशान घाट थे वो डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है परेशान। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। वहाँ से लोग गुजर रहे हैं और वो अपनी झोपड़ी के बाहर दुखी और अवस्था में बैठी और सबसे यही कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। मीन्स कि गरीब आदमी कुछ भी हो, लेकिन उसके पास तो अपने पति की क्रियाक्रम करने के लिए भी पैसे नहीं थे और शमशान घाट भी डूब चुके थे। और गरीब आदमी को इतना भी गरीब नहीं होना चाहिए कि उसके पास कुछ भी करने के लिए पैसा ज़मीन ना हो। मीन्स उसका शमशान नहीं उजड़ना
चाहिए। ये सुंदर सी कहानी आपको पसंद आई होगी। हमने 3 प्रकरण के माध्यम से इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप इसको अपनी घर पर, आपके पास पुस्तक है कृतिका की, आप उससे पढ़ेंगे और इसकी हर लाइन से आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप शुरू से ही कोई भी पार्ट के पढ़कर उसके छोटे छोटे एक एक वर्ड के या दो दो वर्ड के एक एक लाइन के आप प्रश्न बनाते हैं तो आपको उन प्रश्नों के माध्यम से ही पूरी स्टोरी आपको उन प्रश्नों में मिल जाती है और आपके स्वयं के बने हुए प्रश्न होते हैं तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अगले प्रकरण में हम व्याकरण का पाठ वाक्य लेंगे और आपको समझाएंगे। इसके प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। साईं राम।